Hello and welcome back to my channel everyone. We are going with the series of previous year question paper and we have already completed 60 questions. Okay, and today we will start next 10 questions. We will start with the next 10 questions, and within this week I hope we will complete till 100 question because uh, one question paper contain the paper 2 contain 100 questions on the main paper. Okay, so let's start with it. So today our first question is, from whose work did John Milton take the epigraph to his Areopagitica? किसके द्वारा अपने एरियोपैगेटिका का उन्होंने एपिग्राफ लिया? ठीक है, मतलब कोई बुक जो स्टार्टिंग होती है किसी चीज़ की, तो वो किससे इन्फ्लुएंस होके लिया? दैट इज़ यूरोपाइड्स. Euripides is among the three ancient Greek tragedian. ये एक ट्रेजिडियन है, जैसे कि एसिलस है, ग्रीक ट्रेजिडियन है. ठीक है, सोफिकल्स है, एसिलस है और यूरोपाइड्स है जो ये है. तो करेक्ट आंसर इज यूरोपाइड्स. तो ही इज़ वन ऑफ द थ्री ग्रीक ट्रेजिडियंस. ठीक है, इन्होंने और भी बहुत सारे वर्क्स किए हैं, जैसे मीडिया, उसके बाद हिपोलाइटस, इलेक्ट्रा, ट्रोजन एक्सेट्रा. तो दीज टाइप्स ऑफ चीज ही हैज़ डन. तो उन्हीं से जॉन मिल्टन ने अपने एपिग्राफ लिखा एरियोपैगेटिका के लिए. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द ऑथर विद द स्टोरी. यहाँ पे हमें ऑथर के साथ स्टोरी को मैच करना है. ठीक है, तो वी विल टेक द आंसर फर्स्ट. सो द आंसर विल बी सी. ठीक है, सो मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि किनके साथ क्या मैच करना है. एक बार मैं यहाँ तो दिख ही रहा है फिर भी. एडगर एलन पो के साथ द फॉल ऑफ हाउस ऑफ यूशर. ठीक है, देन आता है बी का E.M. फॉस्टर के साथ फोर्थ द सेलेस्टियल ऑमनीबस. देन सी के साथ आता है कैथरीन मैन्सफील्ड के साथ आता है थर्ड द गार्डन पार्टी. एंड डी के साथ आता है सलमान रश्दी के साथ आता है द प्रॉफिट्स हेयर. अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे कि एडगर एलन पो हैं, उन्होंने ये द फॉल ऑफ हाउस ऑफ उशर लिखा है. एक्चुअली एडगर एलन पो ऐसे ऑथर हैं जो मतलब डिटेक्टिव हॉरर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से लिखते हैं. तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है उनका जो कि पब्लिश हुआ 1839 में. ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन, आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा. 1839 में ये शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुआ बाय एडगर एलन पो. ठीक है, फर्स्ट इन द मैगजीन बर्टन्स जेंटलमैन. उसके बाद आता है E.M. फॉस्टर का हमने देखा द सेलेस्टियल ऑमनीबस. ठीक है, तो ये जो सेलेस्टियल ऑमनीबस है, इट्स ऑल्सो द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी. यहाँ पे जितने लिस्ट है ऑल आर द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी. ठीक है, इसकी भी पब्लिकेशन कब हुई? 1911 में. ठीक है, इसकी पब्लिकेशन कब हुई? 1911 में. E.M. फॉस्टर के द सेलेस्टियल ऑमनीबस. ठीक है, थोड़ा सा मैं E.M. फॉस्टर के बारे में बता दूँ. वो ही वॉज बॉर्न 1 जनवरी 1879. ठीक है, उनका टाइम पीरियड था 1879 टू 1970. ठीक है, ही इज़ अ इंग्लिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ऑल. एंड उन्होंने एक लिब्रेटो लिखा था, इटालियन में बोला जाता है, फॉर बुकलेट एक लिखा था जिसमें म्यूज़िक के बारे में लिखा है. और कुछ चीज़ें जो
ह्यूमन फीलिंग से रिलेटेड है, उनके बारे में। 2 टाइप का है इनका ये बुकलेट। तो मतलब लिब्रेटो जो होता है वो 2 टाइप से होता है। सर्च फॉर इट फॉर डिटेल्स। उसके बाद इन्होंने एक और नॉवल लिखा है, द पैसेज टू इंडिया, इन 1924 में। ठीक है। नेक्स्ट कैथरीन मैन्सफील्ड जो है, इन्होंने लिखा है द गार्डन पार्टी। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट स्टोरी दैट आई ऑलरेडी मैंशनड यू। इट्स अ फिक्शन। ठीक है। और ये पब्लिश्ड हुआ है 1922 में, 1922 में। ठीक है। कैथरीन एक फीमेल राइटर है जिन्होंने ये इनका पेन नेम है एक्चुअली। ठीक है। और इनका रियल नेम है कैथलीन मैन्सफील्ड। ठीक है। मोरी। एंड इनका टाइम पीरियड था 1888 से लेकर 1923 तक। देन हमारे आते हैं सलमान रश्दी। ठीक है। ही इज़ अ ब्रिटिश इंडियन नॉवलिस्ट। ओके। ही रिसाइड्स इन यूएस। ठीक है। अभी सिटीज़न है वो यूएस के, बट ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, इंडिया। कब बॉर्न हुए थे? 19 जून 1947। तो इनके द्वारा लिखी गई द प्रॉफिट्स हेयर इन्होंने इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट स्टोरी। पब्लिश्ड कब हुई? 1981 में। ठीक है। एंड इट इज़ अ रिलीजियस फिक्शन। ये एक रिलीजियस फिक्शन है। ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। और इनका सेकंड जो नॉवल था वो था मिडनाइट चिल्ड्रन। फर्स्ट नॉवल उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, वो ग्रिमस था। एंड सेकंड नॉवल इनका काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, जिसके लिए इनको बहुत सारे रेप्यूटेटेड अवार्ड्स मिले। ओके। सो ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा मेरे साथ आप चलेंगे तो आप डिटेल्स भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सेल्फ स्टडी तो है ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद डीकंस्ट्रक्शन? कौन से 2 जने हैं जो डीकंस्ट्रक्शन के साथ इन्वॉल्व हैं? डीकंस्ट्रक्शन के ऊपर इन्होंने अपना वर्क किया है। ठीक है। और टुगेदर किया है, एक साथ किया है। वो है जैक्स डेरिडा एंड पॉल डे मैन। तो इसका आंसर होगा ए एंड सी, बी वाला। तो जो जैक डेरिडा है ये एक अल्गेरियन है, अल्गेरियन बॉर्न है। ये फ्रेंच फिलोसोफर है। इनका जन्म 15 जुलाई 1930 में हुआ। ओके। एंड डेथ वाज ऑन 9 अक्टूबर। ठीक है। उसके बाद इनके साथ जो है, जो इनके साथ मिलके जिन्होंने डिकंस्ट्रक्शन पे वर्कआउट किया, दैट इज़ पॉल डेमन। ही इज़ बेल्जियम बॉर्न एंड ही इज़ लिटरली क्रिटिक हैं, थियरिस्ट हैं। ठीक है। ही बॉर्न इन 6 दिसंबर 1919 एंड डाइड इन 21 दिसंबर 1983 में। ठीक है। दे वर्कड ऑन इट, डिकंस्ट्रक्शन पे। ये एक फिलोसफिकल एंड लिटरेरी एनालिसिस है किसी चीज़ पर। तो इन्होंने टुगेदर मिलके काम किया है डिकंस्ट्रक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the UNESCO definition, a pamphlet is unbound publication that is not a periodical and contains, मतलब पैम्फलेट को इन्होंने बोला है कि एक periodical नहीं है। periodical जैसे कि मैगजीन टाइप का ही होता है, बट नॉट अ मैगजीन मतलब जो कि हर वीक निकलता हो। ठीक है। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट इसमें पेजेस कितने हैं? फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका, नो फ्यूअर देन 5 एंड नो मोर देन 48 पेजेस। ठीक है। तो ये यूनेस्को ने दिया, यूनेस्को का एक पैम्फलेट है जो कि अनबाउंड पब्लिकेशन है। हाँ, यस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सिलेबल आर देयर इन द वर्ड इंट्रांसीजेंटली? इंट्रांसीजेंटली में कितने सिलेबल्स हैं? ठीक है। तो आंसर इज़ 5। एक्चुअली सिलेबल्स आर दोज वर्ड्स, को ये पर्टिकुलर वर्ड में जो जितने भी वॉवल साउंड है ना उसे सिलेबल बोला जाता है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वर्ड में कितने इंट्रांसीजेंटली में कितने सिलेबल्स हैं? दैट इज़ 5 सिलेबल्स। ठीक है। जैसे कि आई एन इन
ट्रांस, सी, जेंट, जेन, ली। ली आ रहा है ना, एल वाई, एल वाई में साउंड तो है आई की ना, तो दैट्स वाई। ठीक है, तो इसमें टोटल हमारा क्या हो गया, 5 सिलेबल्स हो गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू नेम्स फ्रॉम आर एम बालंटाइन्स कोरल आइलैंड। आर एम बालंटाइन का जो है एक वर्क है कोरल आइलैंड, आर रिपीटेड इन विलियम गोल्डिंग्स रीवर्किंग ऑफ द सेम टेक्स्ट एज लॉर्ड ऑफ फ्लीस। तो आर एम बालंटाइन ने जो कोरल आइलैंड लिखा था उसमें जो 2 नेम्स थे वही सेम नेम्स विलियम गोल्डिंग ने भी अपने वर्क में सेम टेक्स्ट पर, सेम थीम पर यूज़ किया था, जो वर्क था लॉर्ड ऑफ फ्लीस। इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, द कोरल आइलैंड था कि फर्स्ट वर्क ऑफ जोवेनाइल फिक्शन था। ठीक है, टेल्स ऑन पैसिफिक ओशन जोवेनाइल फिक्शन था, और ये पब्लिश हुआ था 1857 में। ठीक है, 1857 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, और इनके ये किसके द्वारा, आर एम बैलेंटाइन, मैंने पहले ही बोला, ही इज़ अ स्कॉटिश ऑथर। ठीक है, इनका पूरा रॉबर्ट माइकल बैलेंटाइन है। अच्छा, जो 2 कैरेक्टर है वो है रैल्फ और जैक, दैट इज़ रैल्फ ए एंड जैक सी। तो करेक्ट आंसर इज़ रैल्फ एंड जैक। ठीक है, तो जिसका रिपीटेशन, जिस कैरेक्टर्स का रिपीटेशन फिर से विलियम गोल्डिंग ने किया था अपने वर्क में, जो था लॉर्ड ऑफ फ्लीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द W.M. ठाकरे's novels has the following as the closing sentence। ठीक है, तो W.M. ठाकरे का कौन सी नॉवल थी ये क्लोजिंग सेंटेंस में आता है, जिसमें मतलब नॉवल के एंड में क्लोजिंग सेंटेंस में आता है, विच ऑफ अस आई हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, विच ऑफ अस हैज़ हिज डिज़ायर और हैविंग इट इज़ सेटिस्फाइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वैनिटी फेयर। ठीक है, वैनिटी फेयर W.M. ठाकरे द्वारा लिखा गया एक नॉवल है। ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट है W.M. ठाकरे। ठीक है, इनका जन्म इंडिया में कोलकाता में हुआ, एंड ही वॉज नोन फॉर हिज सटायरिकल वर्क। सटायरिकल वर्क के लिए बहुत फेमस है सॉरी। और ये जो वैनिटी फेयर है ये नॉवल पब्लिश हुआ है 1848 में। ठीक है, 1848 में पब्लिश हुआ है। ये एक पैरानॉमिक पोर्ट्रेट ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी है। ठीक है, अदर देन मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं, ये जो लकी ऑफ बेरी लिंडन है वो भी इनके द्वारा लिखा गया 1844 में। पेंडनिस इज ऑल्सो रिटन इन 1848 एंड द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मॉन्ड इज रिटन इन 1852, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ऑल 4 नॉवेल्स आर रिटन बाय W.M. ठाकरे। ओके, बट एंडिंग क्लोजिंग सेंटेंस किस में है, वैनिटी फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पोएट विद द ओपनिंग लाइन ऑफ पोम। ठीक है, ओपनिंग लाइन है ये सारी। अभी हमने एक लिया जिस नॉवल में क्लोजिंग सेंटेंस था, अब हम ओपनिंग लाइन ले रहे हैं। ये जो 4 राइटर दिए हैं, दे आर द मोस्ट फेमस एंड फेवरेट ऑफ मैनी ऑफ अस। ठीक है, तो इनके बारे में, इनके वर्क के बारे में है। ठीक है, इनके वर्क के साथ हमें मैच करना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। शैले ने लिखा है, PB शैले ने लिखा है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ठीक है, ये इनका पोम है जिसका नाम है अ लैमेंट। ठीक है, ये किस पोम से लिया गया है, अ लैमेंट से। ठीक है, मैं ठीक से लिखूँ क्या, अ लैमेंट एक पोम है। ठीक है, ये उस पोएम की फर्स्ट लाइन है,
ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ठीक है, ये कब पब्लिश हुआ? ये इनके ये दिस इज़ अ पोस्ट्यूमस पोम है, उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ। कब? 1824। ठीक है, और ये किसके द्वारा पब्लिश हुआ? मिसेस शेले के द्वारा, उनकी वाइफ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट मैचिंग इज एस.टी. कॉलरिज है। एस.टी. कॉलरिज ने कौन सी उनकी ओपनिंग लाइन जो थी, व्हेन ट्रू लव बर्न्स डिज़ायर इज लव्स प्योर फ्लेम। ठीक है, ये कौन से पोम से लिया गया है? दिस इज टेकन फ्रॉम डिज़ायर से लिया गया है। दिस पोम इज टेकन फ्रॉम डिज़ायर। बहुत ही छोटी पोम है, शायद 4 या 5 लाइन की होगी मैक्सिमम। ठीक है, और ये कब पब्लिश हुआ है? 1802 में। ठीक है, और ये भी पब्लिक डोमेन में आफ्टर उनके डेथ पे आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैच, जॉन कीट्स ने क्या लिखा? आई क्राई योर मर्सी पिटी लव ए लव। ठीक है, हमें पता है उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, दैट इज़ वन साइडेड लव वी कैन से, फेनी ब्राउनी। ठीक है, तो ये पोम जो है उन्होंने उन्हीं पे लिखा था। ये दिस वाज टू फेनी। ठीक है, एंड इट इज़ पब्लिश्ड इन 1819 में। जॉन किट्स का टाइम हमें पता है 1795 टू 1821। देन वर्क आता है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का। उनका क्या है? द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। दिस इज़ टाइटल भी है और दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम भी है। ठीक है, तो इट इज़ अ सोनेट। ठीक है, इट इज़ अ क्रिटिसिज्म बाय पोएट के द्वारा क्रिटिसिज्म है वर्ल्ड को। ठीक है, ये 2 वॉल्यूम्स में लिखा गया और ये पब्लिश कब हुआ? 1807 में। ठीक है, सो दे आर द वर्ल्ड फेमस पोएट्स। ठीक है, सो ऑल द मैचिंग इज़ लाइक दैट, आई जस्ट एक्सप्लेन यू। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कैरिड द एडिशनल टाइटल सरमन ऑन द सी। सो ये 4 लिख दिए गए हैं टाइटल्स, इनमें से एक टाइटल जो है वो सरमन ऑन द सी के लिए भी यूज़ होता है, दैट इज़ द सी पार्ट, हिंद स्वराज एंड इंडियन होम रूल बाय गांधी। ठीक है, ये गांधी के द्वारा लिखी गई है। ये जो वर्क है, ये बुक जो है, ये गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है और इसको एंटाइटल्ड एज इंडियन होम रूल और हिंद स्वराज भी ये कहा जाता है, सरमन ऑन द सी को। ये कब लिखा था उन्होंने और कहाँ लिखा था? ये लिखा था उन्होंने 1909 में लिखा था, 1999 में लिखा, 1909 में लिखा था, इन अफ्रीका। कहाँ पे? अफ्रीका में। ठीक है, और ये क्या रिवील करता है? रिवील्स द व्यू ऑफ गांधी ऑन सिविलाइजेशन एंड द सोल फोर्स का क्या मतलब? आत्मशक्ति, हमारे अंदर जो आत्मशक्ति है, सिविलाइजेशन और आत्मशक्ति के बारे में लिखा गया है। इतने जुल्म होते थे वो अफ्रीका में जब थे, तभी भी मतलब ब्रिटिशर्स हर जगह जा के इतने जुल्म कर चुके हैं, तो उनके अंदर एक आग सी लगी थी कि क्यों इस तरह से इंसानों को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डील विद द थीम ऑफ एपर्थिएट। एपर्थिएट का मतलब होता है कलर डिफरेंस, मतलब कलर वाइट्स को बोला जाता है। ठीक है, द वाइट्स आर सेड एपर्थिएट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नॉवेल्स हैं, थोड़ा मैं सबके बारे में बता दूंगी आपको। तो करेक्ट आंसर इज जुलाइज पीपल एंड क्राई द बिलव्ड कंट्री। क्राई द बिलव्ड कंट्री। ठीक है, तो आंसर इज बी एंड सी। करेक्ट आंसर इज बी एंड सी। हाँ जी, तो मैं थोड़ा आपको बता दूँ, जुलाइज पीपल एक अपर्थिएट थीम है। अपर्थिएट आई एक्सप्लेन्ड यू, रिटन बाय नदीम गॉर्डिमर,
साउथ अफ्रीकन है, नदीम गॉर्डिमन है, ठीक है। पब्लिश्ड इन 1981, 1981 में पब्लिश हुआ, ठीक है। और ये ऐसी बुक थी, मतलब ये सिविल वॉर एक इस टाइप की बुक थी, मतलब जो इन्होंने लिखा नदीम गॉर्डिमर ने, जुलाइस पीपल की, जब ये लोग बगावत पे आ गए थे, अफ्रीकन्स जो है वो बगावत पे आ गए थे, सिविल वॉर हुआ था और इन्होंने अपार्थाइड्स को मतलब बहुत बुरी तरह से भगा दिया था। और उस वक्त पहले तो ये लोग स्लेव हुआ करते थे अफ्रीकन्स, इनके अंडर में, वाइट्स के अंडर में। उसके बाद इस तरह की सिविल वॉर हुआ, ये ऐसे अगेंस्ट गए, इनके लैंड वगैरह सब ले लेते, छीन लेते थे वाइट्स जो थे, ठीक है। तो ब्लैक्स ने इनके अगेंस्ट लड़ाई घोषणा कर दी और मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी। उसके बाद वाइट्स को इनका नौकर बनना पड़ा, ठीक है। तो इसमें उसी के बारे में स्टोरी है इसके बारे में कि एक फैमिली थी वाइट की, जो कि पहले जिनके अंडर में जुलाई नाम का एक उनका सर्वेंट था, वो पहले काम करता था। उसके बाद ये सिविल वॉर छिड़ जाने के बाद उनको उसके गांव भागना पड़ा, उसके अंडर में रहना पड़ा, ठीक है। तब उन लोगों को कैसे रियलाइज़ होता है, उस फैमिली को, कि हमने इनके साथ कैसे बर्ताव किया, ठीक है। तो क्राई द बिलव्ड कंट्री है। उस वक्त अफ्रीका की हालत इतनी ख़राब थी, अभी भी थोड़ी बहुत, अभी तो काफ़ी ठीक हो गई है, लेकिन वहाँ पे अभी भी पूरे वर्ल्ड में ब्लैक्स एंड वाइट में डिफरेंस किया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले ही कुछ हुआ, अमेरिका में हुआ था। तो हम बात कर रहे थे द क्राई द बिलव्ड कंट्री, ये कब पब्लिश हुआ? 1948 में, ठीक है। पब्लिश हुआ 1948 में। किनके द्वारा लिखी गई है ये? एलन पैटन, ठीक है। ही इज़ अ साउथ अफ्रीकन राइटर, ठीक है, एंड एंटी अपार्थाइड राइटर, ठीक है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो इन्होंने, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, शॉर्ट में लिखा है, समझ जाना। ऑटोबायोग्राफी है जो इन्होंने लिखा है 2 वॉल्यूम्स में, ठीक है। इन्होंने 2 वॉल्यूम्स में लिखी है ये ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। थोड़ा अच्छा, इनका भी बता दूँ थोड़ा सा। इनके मैं लिख देती हूँ उनका नाम, नदीम गॉर्डिमर, ठीक है। ये किनका है? ये है जुलाइस पीपल, ठीक है। जुलाइस पीपल के राइटर हैं ये, जुलाइस पीपल, ओके। अच्छा, और ये जो पर्पल हिबिस्कस है, शी इज़ अ नाइजीरियन राइटर, ठीक है, जिनका नाम है चिमामंद ngozi एडिची, ठीक है। ये इनकी फर्स्ट नॉवल है। एंड द नेक्स्ट इज़ द मिमिक मैन। ये मिमिक मैन किनके द्वारा लिखी गई है? BS नायपॉल के द्वारा, जो कि कब लिखी गई है? 1967 में, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ टुडेज 10 क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड अनवांटेड चीज़ेस प्लीज़ अवॉइड करें, फोकस ऑन योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ उस पर फोकस करें, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ इस इंफॉर्मेशन को फैलाइए, मतलब स्प्रेड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये हेल्पफुल हो लोगों के लिए भी, आपके फ्रेंड्स के लिए भी। सो बाय फॉर टुडे, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।